राजनीति विज्ञान में आज हम बात करते हैं बीए पार्ट थर्ड अरस्तु। और इसमें हम देखते हैं अरस्तु की दास प्रथा का सिद्धांत। इसमें बीए पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर में अरस्तु की दास प्रथा का जो सिद्धांत है उसमें अभी तक हमने नागरिकता का सिद्धांत देखा, राज्य का सिद्धांत देखा है, अरस्तु के संविधानों का वर्गीकरण देखा है। उसी क्रम में यदि हम बात करें दास प्रथा का, तो तत्कालीन यूनानी समाज में दास प्रथा एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक जो व्यवस्था का एक कारक थी उस समय, और दास प्रथा यूनानी जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग था उस समय। एक तो जिन्हें आज हम जमींदार कहते हैं, उस तरीके से वहाँ भी उच्च कुल के लोग, जो कुलीन लोग थे, उनका वहाँ पर जमीन के ऊपर स्वामित्व था, और स्वामित्व होने के कारण वो लोग चूंकि परिश्रम से बहुत दूर थे, स्वामित्व तो था उनका जमीन के ऊपर लेकिन वो परिश्रम नहीं करते थे। और ये सारा जो परिश्रम है वो उस समय यूनान में बसने वाले जो गरीब लोग थे, जो दरिद्र लोग थे, या जो युद्धबंदी हुआ करते थे, जो सैनिक, जो युद्ध में हारे हुए जो सैनिक थे वो थे, इन लोगों से ये लोग श्रम का कार्य करवाते थे। और आगे चलकर उन्हीं को अरस्तु दास कहता है। तो दास एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जमीन पे जो स्वामित्व था, या जो लोग शासन उस समय कर रहे थे उनका था, जो धनिक तंत्र था उनका था, लेकिन जो शारीरिक श्रम था, इन संपत्ति के, इन जमीनों पे जो शारीरिक श्रम था वो सारा करते थे दास लोग। तो उस समय ऐसा नहीं था कि दास प्रथा उस समय भी प्रचलित थी। तो उसी दास प्रथा का आगे चल के अरस्तु ने अपने सिद्धांतों में, अपनी जो पॉलिटिक्स है उसमें समर्थन किया है। उसने कहीं भी दास प्रथा को अमानवीय न मानकर दास प्रथा को उसने स्वीकार किया है। उसका मानना है तो कि दास प्रथा बिल्कुल सही है। दास का सबसे पहले यदि मान लीजिए अरस्तु का एक प्रश्न आता है कि दास प्रथा के सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, तो उस स्थिति में आपको वही अपना एक छोटा सा फ्रेम आपको तैयार कर लेना है, जिसमें सबसे पहले आप बताएंगे अरस्तु का परिचय, उसके बाद में आप बताएंगे अरस्तु के दास प्रथा पर विचार, और उनमें अपन लिखेंगे अरस्तु की दास प्रथा की वो परिभाषा क्या देता है। उसके बाद में वह दास प्रथा को किन आधारों पर स्वीकार करता है, तो ये अपन इसके आधार देखेंगे कि वो कौन से आधार बताता है कि इन आधारों पर वह दास प्रथा को स्वीकार करता है। उसके बाद में आपको बताना है कि अरस्तु का जो दास व्यवस्था है, जो अरस्तु की जो दास प्रथा के जो आधार है, दास कितने प्रकार के होते हैं, आपको ये बताना है कि दासों के प्रकार कौन कौन से बताए हैं। उसके बाद में दास प्रथा की अरस्तु में जो सिद्धांत है उसके आधार पर क्या क्या विशेषताएं निकल के सामने आ रही है वो बताना है। उससे अगला इसकी आलोचनाएं करनी है कि दास व्यवस्था की किस आधार पर आलोचना की जाती है, और लास्ट में इसका निष्कर्ष। तो यदि 20 नंबर का प्रश्न आपके आता है तो आप इसको इस तरीके से बांट लीजिए, और अलग अलग तरीके से आप इसमें बताइए दास प्रथा का आधार क्या है। तो आज अपन सबसे पहले बात करते हैं दास को किस रूप में अरस्तु परिभाषित करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दास कौन है। इसके लिए अरस्तु ने एक सीधा सा तरीका या सीधा सा परिचय दिया है कि जो मनुष्य होते हुए भी प्रकृति से अपना नहीं है, जो व्यक्ति प्रकृति से ही अपना नहीं है बल दूसरे का है, जो व्यक्ति प्रकृति से अपना न होकर दूसरे का अर्थात दूसरे के अनुसार कार्य करता हो, और यदि वह मनुष्य है तो वह दास है। अपन बात करते हैं कि जैसे पशु है, ये भी प्रकृति से
अपने नहीं है। प्रकृति का मतलब कि आप उनको दिशा निर्देश दे रहे हो, आप उनको मार्गदर्शन दे रहे हो, आप उनका संचालन कर रहे हो, जैसा आप चाह रहे हो वैसे। यहाँ इच्छा आपकी है और कार्य दूसरा व्यक्ति कर रहा है, अर्थात एक्स की इच्छा को यदि वाई क्रियान्वित करता है तो उस स्थिति में ये इसको यहाँ लेता है कि ये व्यक्ति प्रकृति से एक्स का है, अपना नहीं है। यहाँ तो ये व्यक्ति, इसको आप कहते हैं, इसको अरस्तु ने कहा है कि जो प्रकृति से अपना नहीं बल्कि किसी दूसरे का है और वह मनुष्य है, उसको अरस्तु दास कहता है। और दूसरा आप जब पढ़ेंगे इसके बारे में तो आप ये देखेंगे कि अरस्तु इसे संपत्ति, परिवार की संपत्ति के रूप में स्वीकार करता है। अरस्तु दास को परिवार की संपत्ति के रूप में स्वीकार करता है कि जो दास है, जो मनुष्य जो दास होंगे वो प्रकृति से एक तरीके से वो उसने माना है कि ये उन लोगों के जो स्वामी वर्ग है उनकी संपत्ति का एक सजीव हिस्सा है। यहाँ अरस्तु संपत्ति को दो भागों में परिभाषित करता है कि संपत्ति दो प्रकार की होती है। एक संपत्ति होती है सजीव संपत्ति और दूसरी संपत्ति होती है निर्जीव संपत्ति। हमारे पास दो प्रकार की संपत्तियां होती है, सजीव और निर्जीव। तो यहाँ ये कहता है कि जो सजीव संपत्ति है, सजीव संपत्ति के अंदर निर्जीव संपत्ति का देखिए भाई आप, निर्जीव संपत्ति में हम किसको मानते हैं? मकान, घर, खेती, ये जितने भी हैं आपके, ये सारे के सारे, या अन्य जो अचल संपत्ति है उसे वह मानता है निर्जीव संपत्ति। ये निर्जीव संपत्ति का एक पार्ट है। इसी प्रकार अरस्तु संपत्ति का दूसरा भाग मानता है सजीव संपत्ति का। सजीव संपत्ति के अंतर्गत वो लेता है पशु, जैसे हाथी, घोड़े या अन्य पशु। उसी प्रकार से वो दास को भी इन पशुओं की तरह ही सजीव संपत्ति का हिस्सा मानता है। तो एक तरीके से अरस्तु ने दास प्रथा का जो समर्थन है वो इस आधार पे भी किया है कि वो इसे स्वामी वर्ग की संपत्ति का, सजीव जो संपत्ति है उसका पार्ट वो दासों को मानता है। ठीक है ना? तो दासों का सीधा सा अर्थ आप समझ गए कि वो मनुष्य दास हैं जो प्रकृति से अपने नहीं है। अब यहाँ अरस्तु जो लॉजिक देता है कि वो क्यों नहीं है, अरस्तु कहता है कि ये वो लोग होते हैं जो बौद्धिक दृष्टि से बहुत ही कमजोर होते हैं, जिनका विवेक स्वामी वगैरह है इनकी तुलना में बहुत न्यून या नहीं के बराबर होता है। उन व्यक्तियों को वो दास की श्रेणी में लेता है। ये कहता है कि दास वो लोग हैं जो बौद्धिक दृष्टि से अत्यंत कमजोर हैं लेकिन शारीरिक दृष्टि से अत्यंत मजबूत होते हैं। तो शारीरिक कार्य करने में ये बड़े आगे होते हैं, शारीरिक कार्यों में इनको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है, लेकिन बौद्धिक दृष्टि से किसी प्रकार के निर्णय लोग नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि इनकी बौद्धिक क्षमताएं, इनका विवेक इतना नहीं है कि ये कोई निर्णय ले सके। इसलिए उसने कहा है कि जो बौद्धिक दृष्टि से बिल्कुल कमजोर है और शारीरिक दृष्टि से बहुत उत्कृष्ट है, शारीरिक दृष्टि से मजबूत होते हैं, वे लोग दासों की श्रेणी में उसने माने हैं कि ये लोग स्वामियों के सानिध्य में रहकर अपना जीवन बड़े आराम से जी सकते हैं। तो इसी आधार पे हम आगे बात करते हैं कि अरस्तु ने दास प्रथा का जो समर्थन किया है उसके मुख्य रूप से क्या क्या आधार उसने दिए हैं। तो दो तीन जो मुख्य आधार है उनकी बात हम कर लेते हैं। दो तीन मुख्य जो आधार उसने दिए हैं उसमें पहला आधार यदि हम बात करें तो अरस्तु कहता है कि दास प्रथा स्वाभाविक प्राकृतिक, नेचुरल, ठीक है ना? तो अरस्तु दास प्रथा को स्वाभाविक मानता है। अरस्तु का ये मानना है कि दास प्रथा है वो बिल्कुल एक स्वाभाविक व्यवस्था है। उसने माना है, स्वाभाविक क्यों है? ये कहता है कि प्रकृति दो प्रकार के व्यक्ति उत्पन्न करती है। एक वो व्यक्ति होते हैं जो आज्ञा देने वाले होते हैं, ये कह रहा है कि प्रकृति का नियम है आज्ञा देने वाले होते हैं, और एक वो लोग होते हैं जो केवल आज्ञाओं की ही पालना करते हैं, स्वयं कोई निर्णय नहीं लेते हैं, आज्ञा पालना करने वाले। ये कह रहा है कि ये प्रकृति दो प्रकार के लोगों को पैदा करती है। एक वो लोग होते हैं
जो बौद्धिक दृष्टि से श्रेष्ठ होते हैं वो आज्ञा देने वाले होते हैं। ये नेचुरल ये कह रहा है कि प्रकृति ऐसे लोगों में भेद अपने आप कर देती है। वो लोगों को, कुछ लोगों को वो आज्ञा देने के लिए भेजती है, उनका बौद्धिक क्षमता में बहुत उत्कृष्ट कोटि की बौद्धिक क्षमता उनको प्रकृति देकर भेजती है। और दूसरे वो लोग होते हैं जो बौद्धिक दृष्टि से बहुत कमजोर होते हैं, वो केवल आज्ञा पालन करने वाले लोग होते हैं। तो एक तो हो गए आज्ञा पालन करने वाले और एक हो गए आज्ञा देने वाले। अब ये कहता है कि जो आज्ञा देने वाले लोग होते हैं ये हमेशा शासन करते हैं। शासन करने की कैपेसिटी इनको देके भेजता है प्रकृति, ठीक है। और आज्ञा पालन करने वाले होते हैं, ये अरस्तु कहता है कि ये लोग शासित होने के लिए पैदा होते हैं। ये लोग इन शासनकर्ताओं के नीचे शासित होते हैं। अब ये कहता है कि चूंकि बौद्धिक दृष्टि से ये लोग उत्कृष्ट होते हैं और ये बौद्धिक दृष्टि से निकृष्ट होते हैं। बौद्धिक दृष्टि से काफी कमजोर होने के कारण ये बौद्धिक दृष्टि से निकृष्ट है। तो प्रकृति एक तरीके से आप समझ लीजिए कि अरस्तु के अनुसार प्रकृति दो प्रकार के व्यक्ति पैदा करती है। एक वो लोग जो बौद्धिक दृष्टि से उत्कृष्ट हैं, एक वो लोग जो बौद्धिक दृष्टि से कमजोर हैं या निकृष्ट हैं। अब अरस्तु ये कहता है कि उत्कृष्ट, ये कह रहा है कि नियम है प्रकृति का कि उत्कृष्ट हमेशा निकृष्ट पे शासन करता है। तो अब ये कह रहा है कि इस दृष्टि से जो आज्ञा देने वाले हैं वो आज्ञा पालन करने वाले अर्थात बौद्धिक दृष्टि से उत्कृष्ट लोग बौद्धिक दृष्टि से निकृष्ट लोगों के ऊपर शासन करते हैं। अतः ये मानता है कि बौद्धिक दृष्टि से प्रकृति कुछ लोगों को विवेकवान पैदा करती है, बुद्धिमान पैदा करती है, और वहीं दूसरे कुछ लोगों को वो मूर्ख या बुद्धिहीन पैदा करती है। अतः ये कहता है कि चूंकि उत्कृष्ट व्यक्ति निकृष्ट में शासन करता है, अतः आज्ञा पालन करने वाले या बौद्धिक दृष्टि से जो कमजोर लोग हैं, बुद्धिहीन या मूर्ख जो लोग हैं, वो अपने आप को किसके अधीन कर देंगे? इन बौद्धिक लोगों के अधीन कर देंगे, स्वामी वर्ग के अधीन कर देंगे। अतः अरस्तु ये कहता है कि दास प्रथा स्वाभाविक है, प्राकृतिक है। प्रकृति ही व्यक्तियों को बुद्धि की दृष्टि से दो भागों में बांट देती है, या एक तरीके से आप कह सकते हैं कि प्रकृति लोगों को बुद्धि के आधार पे शासन करने वाले और शासित होने वालों दो भागों में बांट देती है। तो पहला तो आधार ये है कि इस दृष्टि से मानता है कि दास प्रथा प्रकृति ने ही इन लोगों को शासित होने के लिए पैदा किया है, इसलिए इनका भला इसी में है, इनका कल्याण इसी में है कि वो अपने आप को इन लोगों की आज्ञा के अधीन कर दे। इस आधार पे अरस्तु दास प्रथा का समर्थन करता है। दूसरा जो अरस्तु का दास प्रथा के पक्ष में जो देता है वो ये कहता है कि दास प्रथा दोनों के लिए लाभदायक है। दास प्रथा दोनों के लिए लाभदायक है। ये कहता है केवल एक के लिए नहीं है, बल्कि स्वामी वर्ग के लिए भी लाभदायक है और दासों के लिए भी लाभदायक है। क्यों लाभदायक है? इसके पीछे ये कुछ कारण बताता है। उसका मुख्य कारण ये जो बताता है वो यही बताता है, इसमें आप देखेंगे कि दोनों के पीछे लॉजिक क्या है। ये कहता है कि जो बौद्धिक लोग होते हैं, जिन लोगों में बुद्धि की प्रधानता है, जो बुद्धिमान है, जो विवेकवान है, ये अपनी बुद्धि और विवेक के आधार पे शासन कार्य करेंगे। ये शासन कार्य करते हैं, ये अरस्तु ने बता दिया। अब ये दूसरी बात ये कहता है कि जब ये शासन का कार्य करेंगे तो शासन का कार्य सुचारू रूप से कर सके, इसके लिए इन्हें अवकाश की आवश्यकता होगी। और ये अवकाश उन्हें तब मिलेगा, शासन कार्य करने के लिए अवकाश उन्हें तब मिलेगा जब वे आर्थिक क्रियाओं के जाल से बिल्कुल मुक्त होंगे। ठीक है ना? आर्थिक जो क्रियाएं हैं, जो शारीरिक क्रियाएं हैं, जिनके माध्यम से अर्थ कमाने का, पैसा लाने का, ये जीवन यापन करने के, जब इन संसाधनों में भी उलझे रहेंगे तो ये लोग कभी भी अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग शासन के लिए नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके पास पर्याप्त अवकाश नहीं होगा। अतः ये कहता है कि इनकी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए यदि दास लोग हों, यदि दासों की व्यवस्था है तो इनको अवकाश मिलेगा, और जब अवकाश मिलेगा तो ये अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग राज्य के बेहतरीन शासन के लिए करेंगे। इसलिए स्वामी वर्ग के लिए
यह आवश्यक है कि उनके पास पर्याप्त अवकाश हो, और यह पर्याप्त अवकाश उन्हें तब मिलेगा जब उनके पास या उनके आर्थिक क्रियाओं का संचालन करने के लिए वे स्वयं नहीं बल्कि उनके पास दास हो। ठीक है, तो ये इसके लिए स्वामी वर्ग के लिए उपयोगी हो गया। स्वामी वर्ग के लिए उपयोगी इसलिए हो गया कि दास व्यवस्था होने के कारण वो आर्थिक क्रियाओं से मुक्त रहेंगे, उस चिंता से मुक्त रहेंगे, और वो सारा कार्य जो उनको अवकाश मिलेगा उस कार्य से, उसका बेहतरीन उपयोग वो लोग शासन के कार्य में कर पाएंगे। तो इस दृष्टि से स्वामी वर्ग के लिए उपयोगी हो गया। दूसरा, दास वर्ग के लिए ये उपयोगी, यहाँ ये भी उदाहरण देता है अरस्तु कि दास वर्ग उतना ही उपयोगी है स्वामी वर्ग के लिए कि कला है, लेकिन उसके लिए यदि पर्याप्त संसाधन नहीं हो, पर्याप्त सहायक सामग्रियां नहीं हो, तो आप उसको उत्कृष्ट स्वरूप नहीं दिखा सकते। जैसे एक संगीतकार है, बहुत अच्छा गायक है, लेकिन जब तक संगीत के वाद्य यंत्र उसके साथ नहीं होंगे वो अपने संगीत का उत्कृष्ट प्रदर्शन नहीं कर सकता। तो जिस तरीके से संगीत के यंत्र एक गायक के लिए, संगीतकार के लिए उपयोगी होते हैं, उसी प्रकार एक बेहतरीन शासन करने वालों के लिए दासों का होना उतना ही आवश्यक है। अब दूसरी बात हम करते हैं कि दास व्यवस्था है वो दासों के लिए कैसे उपयोगी होगी। ये तो हो गया स्वामी वर्ग के लिए उपयोगी कैसे होगी। अब अपन बात करें कि दास के लिए वो उपयोगी कैसे होगी, तो दासों के लिए उपयोगी इस प्रकार होगी कि विवेक और बुद्धि की कमी के कारण ये कहता है कि हमेशा व्यक्ति असंयमित व्यवहार करता है। संयम व्यक्ति तभी खोता है जब उसकी बुद्धि या विवेक है वो उससे काम नहीं ले रहा है। तो विवेक और बुद्धि के अभाव में एक व्यक्ति असंयमित आचरण करता है, और जब असंयमित आचरण करेगा उस स्थिति में उसको अनेक प्रकार की हानि उठानी पड़ेगी, अनेक प्रकार की समस्याएं उसके सामने आएंगी और उसका जीवन संकट में आ जाएगा। तो एक व्यक्ति संयमित व्यवहार करे उसके लिए उसे आवश्यकता पड़ती है बुद्धि और विवेक की, ताकि वो संयमित व्यवहार कर पाए। अब ये कहता है कि दास जो कि बुद्धि भी नहीं है, विवेक भी नहीं है, उनमें बुद्धिहीन है और विवेक की दृष्टि से बिल्कुल न्यून है, अत्यंत कमजोर विवेक है, उस स्थिति में दोनों स्थितियां उनके लिए इस प्रकार की होंगी कि वो अपने व्यवहार को संयमित नहीं कर पाएंगे और संकट में आ जाएंगे। अतः ऐसी स्थिति में यदि उनको ऐसे व्यक्तियों का संरक्षण मिल जाए जो विवेकवान हो और बुद्धिमान हो, जो उनके जीवन को सही मार्गदर्शन देना शुरू कर दे, जो उनके जीवन को मार्गदर्शन दें, उनके मार्गदर्शन में इन दासों का जीवन भी अपने आप सुरक्षित हो जाएगा, क्योंकि इनको मार्गदर्शन या दिशा निर्देशन सारा का सारा स्वामी वर्ग देगा, विवेकवान और बुद्धिमान लोग देंगे। उस स्थिति में ये अनावश्यक जो संकट आने वाले थे उनसे बच जाएंगे और उनके संरक्षण में रहकर अपने जीवन को सुरक्षित कर सकते हैं। इस प्रकार अरस्तु ने इनके जीवन को एक उस बच्चे के समान माना है, दासों के जीवन को, जो अपने माता पिता के सानिध्य में रहते हुए ये अपने जीवन को सुरक्षित कर पाता है। जैसे एक बच्चा, उसे पता नहीं कि ये आग है, ये सांप है, ये कुआं है, ये खाई है, इसमें गिर सकता हूँ मैं, लेकिन हर समय उसके माता पिता का जो संरक्षण है, उसके माता पिता का जो मार्गदर्शन है, ये मार्गदर्शन उस बच्चे को हमेशा इन संकटों से बचाए रखता है। तो इस प्रकार जिस प्रकार एक बच्चा अपने माता पिता के सानिध्य में सुरक्षित रहता है, उसी प्रकार से स्वामी वर्ग के सानिध्य में रहकर, स्वामी वर्ग के निर्देशन में रहकर, स्वामी वर्ग के अधीन रहकर दास वर्ग का जीवन भी सुरक्षित रह पाएगा।